राजस्थान के जयपुर की एक खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह से 23 साल की एक लड़की ने 14 करोड़ की संपत्ति और सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपनी ही मां का कत्ल करा दिया। जब इस खबर का खुलासा होता है तो उसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, चौराहा हो, स्कूल, कॉलेज या फिर चाय की दुकान हो, जहां देखो वहां पर हर कोई यही बात कर रहा था कि आखिरकार समाज में हो क्या रहा है, एक लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस लड़की के बारे में लगातार बातचीत चल रही है उस लड़की का नाम आयुषी शर्मा है। आयुषी शर्मा के पिता, जिनका नाम विजय वशिष्ठ होता है, उसकी मां का नाम नीरज शर्मा होता है और एक 16 साल का भाई होता है। यदि माता और पिता की बात अलग कर दी जाए तो एक बात बचती है भाई की। भाई जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। भाई 50% दिमागी रूप से कमजोर है। जैसे और सामान्य लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, सामान्य तरीके से कहीं भी घूमना फिरना ये सब होता है, साथ ही शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, एक आम जिंदगी जी जाती है। शायद आयुषी शर्मा का जो भाई होता है वो ऐसी जिंदगी जीने का कभी वो मौका ही नहीं मिलता। मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो 50% दिमागी रूप से कमजोर जो है। अब ऐसी स्थिति में माता या पिता ने जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, वो बेटा उस संपत्ति को लेकर भी वो क्या करता, क्या उसका भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ शायद कभी उठा पाता। लेकिन देर सवेर वो सारी की सारी संपत्ति बेटी के नाम ही होनी थी, चाहे वो माँ की नौकरी से मिलने वाली आमदनी हो या कुछ हो। सिर्फ छोटे भाई के हिस्से में अगर कुछ आना था तो या तो उसके खाने पीने पर जो खर्च होता है या फिर उसके इलाज पे जो खर्चा होता है, बाकी सब कुछ बचता है तो आयुषी के नाम ही बचता है। फिर सवाल उठता है कि अगर सब कुछ आयुषी के नाम ही होने वाला था तो फिर आयुषी अपनी मां का कत्ल क्यों करेगी। आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह। दोस्तों 3 जुलाई 2026 की शाम 4:45 के आसपास का समय हो रहा था। राजस्थान प्रदेश के जयपुर में एक थाना लगता है प्रतापनगर, और प्रतापनगर क्षेत्र की यह बात है। स्कॉर्पियो कार जो सफेद रंग की होती है, जिसका नंबर प्लेट होता है HR51CU 1223, यह गाड़ी आराम से खड़ी हुई थी और जैसे ही सड़क के किनारे चल रही एक महिला होती है, उस महिला के पास पहुंची बहुत तेजी की रफ्तार के बाद यह कार जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि कार की जो स्पीड थी उस वक्त लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार दौड़ रही थी। हालांकि उस महिला ने अपने आप को सेव करने के लिए 60 फुट का वो चौड़ा रोड होता है, सड़क के किनारे आराम से चल रही थी। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो जब जोरदार टक्कर मारती है, टक्कर मारने के बाद वो महिला फुटबॉल की तरह हवा में उछलती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास जितने लोगों ने इस दृश्य को देखा था वो लोग उस महिला को पहचानते थे। इस महिला के परिवार वालों को सूचना दे देते हैं और जैसे सूचना दी जाती है तो इस घर की एक बेटी होती है 23 साल की, जिसकी उम्र लगभग 23 साल की होती है, जिसका नाम आयुषी होता है, क्योंकि इस महिला के पति की 1 साल करीब पहले मौत हो चुकी थी। अब लड़की मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद सबसे पहले उस लड़की ने अपने मामा, जिनका नाम राकेश शर्मा होता है, उनको फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद कहती है कि माँ का एक्सीडेंट हो गया और माँ मर गई है। उस लड़की ने बहुत ही सामान्य तरीके से यह बात कही थी, ऐसी सामान्य तरीके से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी उसके मामा के दिमाग में कुछ सवाल चलने लगते हैं, सवाल परेशान करने लगते हैं। सवाल परेशान इसलिए करने लगते हैं कि किसी की मां अगर इस तरह से मारी गई है तो वो लड़की रो क्यों नहीं रही है। वह लड़की आखिरकार अपने मामा से अपने लिए तसल्ली वाली बात क्यों नहीं कर रही है। वह इतने सामान्य तरीके से ऐसा कैसे पेश आ सकती है, इतनी मैच्योरिटी क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है। मामा को शक होता है और जैसे ही मामा को शक होता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR में महज 1 या 2 लाइन ही लिखी थी और उस लाइन में लिखा हुआ था कि साहब यह एक सामान्य हादसा नहीं है बल्कि एक हत्याकांड है और इस हत्याकांड की आप जांच करा दीजिए। पुलिस शुरुआत में इस मामले को हादसा ही मान रही थी। जितने लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था सब के सब इसे हादसा ही मान रहे थे। लेकिन मामा ने जिस तरह से शक की सुइयां घुमानी शुरू की है, उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। जो लोगों के नाम
सामने आता है वो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर घर में इस बात की चर्चा शुरू कर देता है कि आखिरकार एक लड़की ऐसा क्यों करेगी। मामा ने मीडिया के सामने बयान देना शुरू किया। मामा ने जब लोगों को बताना शुरू किया, मीडिया में यह बात आनी शुरू हो जाती है। तो 4 ऐसे पॉइंट थे जिन 4 पॉइंट की आज हर जगह चर्चा हो रही है। पहला पॉइंट कि अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट होता है नीरज शर्मा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मर चुकी है। उन्होंने 1 मार्च 2026 को सागनेर पुलिस स्टेशन में वो एक तहरीर दे के आती हैं, शिकायती पत्र दे के आती हैं और जाकर कहती हैं कि साहब हमारे घर पर चोरी हुई है, उसमें कैश गया है, ज्वेलरी गई है, साथ ही कीमती सामान भी गया है। इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए, चोर को पकड़ लीजिए, जो चोर होगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दीजिए। पुलिस ने उस शिकायत पत्र को संज्ञान में नहीं लिया, यानी कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति आती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। काश कार्रवाई हो जाती तो चोर पकड़े जाते, और जो चोर पकड़े जाते तो वो हो सकता है कि इन 4 में से वो लोग भी पकड़े जाते जिन्होंने नीरज शर्मा का एक्सीडेंट करने के बाद उनकी हत्या कराई थी। अगर वो पहले ही पकड़े जाते तो शायद यह घटना होती ही नहीं। इसलिए वो इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी ज्वेलरी चुराई है, जिसने कीमती सामान चुराया है, जो भी घर के अंदर आया था, इसका भी पता किया जाए और पता करने के बाद यह पता किया जाए कि आखिरकार उस पैसे का क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से ही वह ज्वेलरी बेची गई हो, 7 लाख रुपए इकट्ठे किए गए हों और फिर कातिल को हायर किया गया हो। दूसरा सवाल उनकी तरफ से, जो उनके मामा उनकी तरफ से आता है कि नीरज शर्मा जिनकी मौत हुई है, जो पति होते हैं जिनका नाम विजय वशिष्ठ होता है, दरअसल उनको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत थी, उनका इलाज चल रहा था। यह दिसंबर 2024 तक इनका इलाज चल रहा था एक हॉस्पिटल में। वह एडमिट होते हैं, लेकिन अचानक ही जो उनकी बेटी होती है जिसका नाम आयुषी होता है, आयुषी और उनका चचेरा भाई होता है रवि उर्फ बलराम, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और घर वालों को, परिवार वालों को, वो किसी को कोई सूचना नहीं देते हैं और बिना सूचना दिए हुए विजय वशिष्ठ को वहां से निकालते हैं और उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी करा देते हैं। और छुट्टी कराने के बाद कहीं ले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह ले जाते हैं जहां घर में, परिवार में किसी को भी पता नहीं था। जो उनकी पत्नी होती है जिनका नाम नीरज शर्मा होता है, जिनकी अभी मौत हुई है, नीरज शर्मा बार बार अपनी बेटी से पूछती हैं कि बेटा तुम्हारे पापा का इलाज कहाँ चल रहा है। तो बेटी जवाब देती थी किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आईयूसी में है, आईयूसी में है, वहां कोई मिल नहीं सकता, वहां कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मां अपने पति से, यानी नीरज शर्मा अपने पति से मिलने के लिए इसलिए भी असमर्थ थी क्योंकि उनका बेटा है 16 साल का, उसके साथ कोई ना कोई हर वक्त रहेगा। अगर रहेगा तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, अगर कोई साथ नहीं रहेगा तो फिर वह बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मां के सामने ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वह अपने बेटे को देखे या फिर पति को देखे। बार बार बातचीत की जाती है, लेकिन बेटी यह सही जवाब नहीं दे रही थी। अब 3 महीने का वक्त बीत जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। 3 महीने के बाद तारीख आती है 9 अप्रैल 2025। यह लड़की जिनका नाम आयुषी शर्मा होता है, आयुषी शर्मा अपने मामा जिनका नाम राकेश शर्मा होता है उनको फोन करती है। फोन करने के बाद कहती है कि सब के सब लोग परेशान हो रहे हैं कि विजय वशिष्ठ कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जाकर देख सकते हो, पापा कहाँ है। जैसे ही राकेश शर्मा को यह बात पता चलती है, राकेश शर्मा सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जो आयुषी शर्मा के मामा होते हैं, उनका नाम राकेश शर्मा होता है, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब विजय जी की हालत कैसी है, यानी कि उनके जीजा जी की हालत कैसी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो फेफड़े हो, वह चाहे लीवर हो या हार्ट हो, लगभग 90% खराब हो चुके हैं, यानी कि उनके बचने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन हम अंतिम क्षणों तक उनका इलाज करेंगे ताकि कहीं से भी कोई सी भी 1% भी गुंजाइश न रहे। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका इलाज करेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। 9 अप्रैल की यह सूचना थी और 21 अप्रैल 2025 को आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। लड़की के पिता होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो उसके बाद फिर इस
मामले को एक ही हादसा समझा जाता। लेकिन अब राकेश शर्मा पुलिस के पास जाकर यह कहते हैं इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिरकार 3 महीने उनके जीजा कहाँ रहे, किस हॉस्पिटल में रहे, इलाज चला होगा, पैसे कहां से आए, कितने रुपए खर्च हुए, बिल होंगे, कौन कौन सी दवाइयां दी गई होंगी, उनकी पूरी फाइल बनी हुई, वो फाइल सामने आनी चाहिए। यह मामला सार्वजनिक होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तीसरा सवाल जो उनका होता है वह कहते हैं कि रवि उर्फ बलराम, जो कि आयुषी का चचेरा भाई होता है, जो वशिष्ठ जी का भतीजा होता है, दरअसल पढ़ने में शुरू से ही कमजोर होता है। कमजोर होता है तो वो उसके अपने पढ़ने के लिए या फिर रहने के लिए वो अपने चाचा के घर पे आ जाता है, यानी विजय वशिष्ठ के घर पे आ जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है। जब वो कमजोर होता है पढ़ने में तो उसको LLB कराई जाती है, LLB वो कर लेता है। न जाने कब उसने अपनी ही बहन को, आयुषी को, अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, और जब प्रेम जाल में फंसा लेता है तो उस पर पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लेता है। ऐसा वश में करता है कि जैसा वो बलराम बोलता है आयुषी वैसा करती है, यानी कि 2025 जब शुरू होता है तब तक वो उसके पूरी तरह कब्जे में थी, पूरी मुट्ठी में थी। जैसा बलराम चाहता था आयुषी वैसा करती थी। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए थी। क्योंकि आखिरकार आयुषी शर्मा बलराम की कठपुतली की तरह उसके आगे पीछे क्यों घूमती थी, क्यों उसके लिए पूरा काम करती थी, क्यों वो अपनी मां से बार बार झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी। वो आगे चौथा पॉइंट जो बताते हैं मीडिया को, इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो पॉइंट ये है कि जब पिता की मौत हो जाती है, पिता की मौत के बाद अब नौकरी की बात आती है, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी होती है, हाई कोर्ट में वो LDC होते हैं, कलर की नौकरी होती है। अब ऐसी स्थिति में जो बेटा है वह 23 साल की, जो बेटी है वो 23 साल की है, पढ़ी लिखी है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं अपने पिता की जगह नौकरी करना चाहती हूँ, इसलिए यह नौकरी मैं ही करूंगी। यानी कि वो अपनी माँ से शायद इतनी पूरी बात जानी भी नहीं थी और उसने जाकर फॉर्म भी भर दिया था नौकरी का। लेकिन जैसे ही माँ को यह बात पता चलती है, माँ को पहले ही रिश्तेदारों ने बताया था कि तुम्हारी बेटी है, वो पराए घर की चली जाएगी, पराई हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ, लेकिन हमेशा तुम्हें इलाज की जरूरत पड़ती रहेगी। 16 साल का वो बालक है, कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा, कैसी जिंदगी जियोगी, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती, इसलिए इस नौकरी को तुम करो। रिश्तेदार उस औरत को बोलने लगे, बेटी को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, उसे जज बनाओ या कोई बड़ा अफसर बनाओ, उसको पूरी खुली छूट दे दो, बेटी को पढ़ाओ। जब बेटी को बात पढ़ाने की आती है तो माँ यानी नीरज शर्मा ने उस नौकरी को खुद करना चाहा, और जैसे ही वो माँ नौकरी कर लेती तो यह बात कहीं ना कहीं आयुषी को बहुत ज्यादा खराब लगती है, और आयुषी से ज्यादा यह बात खराब लगती है रवि और बलराम को, यानी उसके चचेरे भाई को। रवि और बलराम ने इस तरह से आयुषी पर अपना हाथ रखा क्योंकि उसे बस में तो पहले ही कर चुका था, इसलिए जनवरी 2026 की यह बात है, इन्होंने इस घर को छोड़ दिया। यानी कि वो जिस घर में वो रह रहा था वह घर है रविंद्र नगर में, जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र में लगता है, और इसके बाद यहां से यह पुराना घर जो कल्याण नगर हर्द में पड़ता है वह सीधा वहां पहुंच जाता है, वहां रहने लगता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि भाई बहन यानी कि जो आयुषी है वो अपने चचेरे भाई रवि और बलराम के साथ बिल्कुल ठीक वैसे ही रह रही थी जैसे कोई पति पत्नी रहते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। हालांकि हम इस बात का कोई दावा नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन इस बात की मीडिया में चर्चा है, चर्चा बहुत ज्यादा है, तो इस मामले की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि मेडिकल में अगर यह सब चीज पुष्टि हो जाती है कि वाकई में आयुषी सेक्सुअली एक्टिव थी कि नहीं थी, तो उसका भी मेडिकल होगा, तो इस बात का क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बात के क्लियर भी और तब होगा जब रवि और बलराम सलाखों के पीछे जाएगा, पुलिस की पकड़ में आएगा। यह घटना हो चुकी है, घटना के बावजूद भी पुलिस अभी तक उस मुख्य आरोपी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है आयुषी के माध्यम से, आखिरकार वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, पुलिस अभी उसका पता निकाल नहीं पाई है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद
उसके एक एक सवाल का जवाब मांगेगी कि चाचा ने तुझे अपने घर पर रखा, तेरी कमजोरी को देखते हुए तुझे पढ़ाया लिखाया, LLB कराई, सब कुछ कराया, फिर आखिरकार तूने अपनी ही बहन को अपने वश में किया और अपनी वश में करने के बाद 1 करोड़ की संपत्ति को हथियाने के लिए अपनी ही बहन को नौकरी दिलवा कर उस पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित करने के लिए तूने यह सब काम क्यों किया? क्या यह बात सही है या नहीं? यह तो रवि और बलराम ही पुलिस की जांच के बाद ही कह सकेगा, या फिर जो कहानी पुलिस ने अभी तक बताई है, जो पुलिस की जांच में आया है, आयुषी ही पूरी मुख्य इसमें करता धरता है। उसी ने ही अपने भाई को अपने वश में किया है, कि फिर अपने ताऊ को अपने वश में किया है, फिर ताऊ ने जितने भी लोगों को, चाहे वो हेमंत हो, आकाश हो, रविंद्र हो, रोहित हो, जितने भी उसने हायर किए गए थे, 7 लाख की रकम थी। 7 लाख की रकम देने के बाद उसने अपनी मां की हत्या की पूरी प्लानिंग कराई थी। क्या यही बात सही है कि पहले थार से अपनी मां को मरवाने की कोशिश की, थार से जब कामयाबी नहीं मिलती है तब 1 महीने तक वो रेकी करके, और रेकी करने के बाद 3 जुलाई 2026 की शाम 4:45 के आसपास स्कॉर्पियो कार से जोरदार टक्कर लगवाई जाती है और ऐसी टक्कर लगती है कि घटनास्थल पर उनकी मौत हो जाती है।